हमें करना है थोड़ा जल्दी। हाँ देखो, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ, जो हमने लास्ट क्लास की थी, वैसे उसमें काफी गैप हो गया है, बट मैंने उसमें थोड़ा सा तुम्हें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन दिया। बीआरएस का हमने थोड़ा सा, हम इसको शॉर्ट में बीआरएस बोला करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मैंने थोड़ा सा तुम्हें इंट्रो दिया था कि इसमें हमें करना क्या होता है, बट हम फिर से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास का है तो इतना ध्यान नहीं होगा। बीआरएस बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो, मैंने तुमसे ये भी बोला था कि तुम लोग अपनी पासबुक अगर लेकर आओगे तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। अगर तुम लोगों के पास है पासबुक तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसमें, मैं तुम्हें उसमें कुछ चीजें बताऊंगी, तुम अपनी पासबुक में चेक करना अगर तुम लेकर आए हो। कोई है तीनों में से जिसके पास है पासबुक इस टाइम? मैम मेरे पास है। ओके, पासबुक के बारे में कभी सुना है कि पासबुक होती क्या है? अच्छा, कैश बुक के बारे में सुना है? कैश बुक क्या होती है? कैश बुक सुना है या ये भी नया लग रहा है कुछ? ऐसा तो नहीं है ना, कैश बुक तो सबको पता है ना कि कैश बुक क्या चीज है। कैश बुक क्या होती थी जो हमने बनानी सीखी है, हम अभी पीछे कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था, वहां पर कैश बुक बनाकर आए थे एक चैप्टर में। ठीक है, कैश बुक हमारा एक टाइप का रिकॉर्डिंग करने का तरीका होता है। कैश बुक का ध्यान रखना, उसमें दो कॉलम होते हैं, एक हमारा कैश वाला कॉलम होता है और एक हमारा उसमें बैंक वाला कॉलम होता है। तो जब मैं इस चैप्टर की बात कर रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो जब भी मैं वहां पर कैश बुक का जिक्र करूंगी तो उसमें समझ लेना कि मैं बैंक वाले कॉलम की बात कर रही हूँ। मतलब मुझे कैश बुक में कैश वाले कॉलम से कोई मतलब नहीं है, मुझे कैश बुक में बैंक वाला कॉलम चेक करना है। ठीक है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें क्या करना होता है, जो हमारी पासबुक है उसको हमें कैश बुक से कंपेयर करना है। पासबुक क्या है, मान लेते हैं एक मिस्टर ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो होता क्या है, जो उसका बिजनेस होता है ना, बिजनेस का बैंक में अलग से अकाउंट खुलता है। बिजनेस का क्या होता है, बैंक में एक अलग से अकाउंट ओपन होता है। अगर उसने बिजनेस, मान लेते हैं मिस्टर ए की ये कंपनी है, जो ये बिजनेस है ना ये इसकी कंपनी है मान लेते हैं, तो इस कंपनी का बैंक में अलग से अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, मिस्टर ए का नहीं, मिस्टर ए का तो अकाउंट होगा पहले से ही, लेकिन ये जो इसकी कंपनी है, इसकी कंपनी का भी एक अलग से अकाउंट होगा। यानी कि जो कंपनी का बैंक बैलेंस जो हम एसेट में दिखाते हैं ना, कंपनी का बैंक बैलेंस दिखाते हैं ना एसेट साइड में, वो बैंक क्या होता है, जो कंपनी का अपना बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, मतलब जो कंपनी के अकाउंट में पैसे हैं, ये वो वाला बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो देखो जब हमारा बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो बैंक वाले हमें एक पासबुक इश्यू करते हैं। पासबुक में क्या होता है, जितनी भी हमारी बैंक में ट्रांजेक्शन हुई है ना, वो सारी हमारी पासबुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तुमने देखा होगा पासबुक में एंट्री करा के लानी पड़ती है बैंक से। और अब तो ये स्टेटमेंट, जो ये पासबुक वाली स्टेटमेंट है ना, ये तो अब ई स्टेटमेंट भी आने लगी है। मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ट्रांजेक्शन्स को जाकर रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली भी ये चीज आने लगी। ठीक है, हमारी मेल पे आ जाती है बैंक स्टेटमेंट, उसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो पासबुक क्या चीज है, पासबुक वो है, मतलब ये समझना, पासबुक जो हमारा अकाउंट, हमारा मतलब हमारे बिजनेस का अकाउंट जो बैंक में है, तो बैंक वाले हमें पासबुक देते हैं। हमारी जितनी भी बैंक में ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन इस पासबुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और कैश बुक क्या चीज होती है, जो हमने बनाई है, जो हम मेंटेन करते हैं अपना, मतलब एक तो होता है जो हम खुद से मेंटेन करते हैं, और एक ये क्या है जो बैंक वालों ने हमें दी है, जो जिसमें बैंक के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन हुई होगी। मतलब जब बैंक में एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो जाती है ना, मान लेते हैं मैंने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट किया, अब वो चेक क्लियर होने में कई बार 2 to 3 डेज लग जाते हैं। तो होता क्या है, बैंक में जब वो पैसे एक्चुअल में मेरे अकाउंट में आ गए, पासबुक में हम तब एंट्री करते हैं, मतलब पासबुक में सारी एक्चुअल ट्रांजेक्शन होती हैं, जब पैसे आए या पैसे गए। ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ या फिर बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ है, यानी कि ट्रांजेक्शन, हमने कोई पेमेंट किया है, तो जब वो एक्चुअल में होती है तो वो पासबुक में रिकॉर्ड तब होती है। ठीक है, अब बात आती है कैश बुक की।
कैश बुक क्या चीज थी जो हमने मेंटेन की थी, मतलब क्या, जैसे हमने बैंक से जितनी भी ट्रांजेक्शन की है, मैं कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रही हूँ, सिर्फ बैंक वाले कॉलम की। अब बैंक वाले कॉलम में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे हम, जितनी भी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती थी वो सब हम अपने बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें ना, हमें इन दोनों को कंपेयर करना होता है। कैश बुक और पासबुक को हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। कंपेयर करके हमें क्या पता चलेगा कि दोनों में कई बार डिफरेंस होता है। मान लेते हैं बैंक वाले तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा बैंक में बैलेंस है वो 10,000 रुपीज है, बट जब हम अपने कैश बुक को बैंक वाला कॉलम बैलेंस किया तो हमें पता चला हमारे पास बैंक में सिर्फ 8,000 रुपीज है। तो देखो दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये पासबुक हमारी तो है, हमारा ही तो बैंक अकाउंट है, और जो मैं कैश बुक में बैंक वाला कॉलम मेंटेन कर रही हूँ ये भी मेरा ही बैंक अकाउंट है, तो दोनों का बैलेंस हमारा सेम आना चाहिए। तो कई बार क्या होता है इन दोनों बैलेंस में कुछ डिफरेंस होता है, तो इस डिफरेंस को हमें इस चैप्टर में रिकंसाइल करना होता है कि ये डिफरेंसेस किस वजह से आए। ठीक है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उसकी हेल्प से हमें रिकंसिलिएशन बनाना होता है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में ये काम करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखो एक बात मुझे बताओ, जब मैं बात करूंगी कैश बुक की, प्लीज मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं कैश बुक की बात करूंगी, एक मिनट, हाँ देखो जब मैं बात कर रही होंगी कैश बुक की, तो कैश बुक में मैं कुछ दो बातें बोलूंगी। एक बात तो मैं बोलूंगी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर वर्डिंग क्वेश्चन में कुछ ऐसी लिखी हुई है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डीआर मतलब डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है, हमारे पास बैंक में बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। क्या मतलब है इसका, पॉजिटिव बैलेंस है ना। हम भाई अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जो हमारे एसेट्स होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं ना, अगर हमारा बैंक में बैलेंस है, मैंने बोला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मींस हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है। मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन में बताया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 8,000, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कैश बुक बैंक में कितना बैलेंस शो कर रही है, 8,000 रुपीज। और अगर यहाँ पर लिखा होता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, कैश बुक में हमें दो बातें देखनी है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर लिखा होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो इसका मतलब हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर क्वेश्चन में लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मींस हमारा क्वेश्चन में ये नेगेटिव बैलेंस है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करती हूँ पासबुक, तो प्लीज अपनी पासबुक चेक करना। पासबुक में भी ना दो कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा तुम्हारा डेबिट वाला कॉलम, एक कॉलम होगा क्रेडिट वाला कॉलम। प्लीज जिसके पास भी पासबुक है उसमें चेक करो, एक कॉलम होगा तुम्हारा डेबिट कॉलम और एक होगा तुम्हारा क्रेडिट वाला कॉलम। तो जो डेबिट वाला कॉलम है ना वो शो करता है विड्रॉल्स, पासबुक में उल्टा होता है, डेबिट वाला कॉलम होता है हमारा विड्रॉल्स का और क्रेडिट वाला कॉलम होता है हमारा डिपॉजिट का। जबकि कैश बुक में क्या होता है, अगर मैं कैश बुक की बात करूं, कैश बुक तो हम अपनी मेंटेन करते हैं, कैश बुक में जो हमारा डेबिट होता है हम उसमें दिखाते हैं डिपॉजिट्स। जब हमारे पैसे बैंक में डिपॉजिट होते हैं तो हम कैश बुक में, तुम्हें ध्यान होगा, हम उसको डेबिट साइड में लिखते थे, और अगर हम कोई पेमेंट करते थे तो हम कैश बुक में बैंक वाले कॉलम को क्रेडिट करते थे। ये यहाँ पर क्या होता था, क्रेडिट वाला विड्रॉल्स होता था। मतलब दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्यों होते हैं, इसका भी हमारा रीजन है। देखो कैश बुक क्या है जो हम खुद मेंटेन कर रहे हैं अपना, और पासबुक क्या है जो बैंक वाले हमारा मेंटेन कर रहे हैं, मतलब दोनों चीजें हमारी हैं। ये हम खुद से मेंटेन कर रहे हैं, ये सेल्फ मेंटेन हो रहा है, और ये बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं। तो एक बात बताओ,
जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक वालों के लिए तो वो क्रेडिट ही है ना, बैंक वालों के लिए तो वो लाइबिलिटी बन गई ना एक तरीके से, इसलिए बैंक वाले उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये मैं लॉजिक इसलिए बता रही हूँ, तुम्हारा याद रखने में लॉजिक काम आता है, अदरवाइज याद तुम्हें अलग टाइप से रखना है, मतलब एक चीज को याद करके दूसरा उसका अपोजिट करना है तो वो तुम्हारी मर्जी है, बट लॉजिक भी पता होना चाहिए। पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट क्यों होते हैं, क्योंकि बैंक वालों के ऊपर क्या होता है, अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आई हूँ तो बैंक वालों के लिए लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं, तो बैंक वालों के लिए हमारे जो डिपॉजिट्स है ना वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, इसलिए वो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अगर हमने वर्ड यूज किया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इट मींस ये हमारा होगा पॉजिटिव बैलेंस, और अगर लिखा होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तो ये चार बातें ही हमें इस चैप्टर में क्लियर होनी चाहिए। ये होता है हमारा नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, अगर बोलते हैं क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो नेगेटिव बैलेंस, अगर ये होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो ये होता पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो मैंने देखो चार बातें लिखी है, प्लीज उनको कहीं नोट कर लो, मैं यहाँ पर फिर से इन बातों को लिख देती हूँ क्या क्या मैंने बोला है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लीज इसे नोट करना, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा ये। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बताओ क्या होना चाहिए, अगर हम कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं तो मतलब कैश बुक हमारी डेबिट है, कैश बुक मतलब जो हम खुद मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है, इट मींस पॉजिटिव बैलेंस है, इसको तुम प्रॉपर लिख लेना, चाहे पॉजिटिव की स्पेलिंग ना, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस से मतलब माइनस में है बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट मींस नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था पॉजिटिव, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है नेगेटिव बैलेंस। ये चार बातें हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाली है, इनमें से कोई एक पॉइंट हर क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें, स्टार्टिंग ही इस तरीके से होती है। ठीक है, ये बैलेंस गिवन होता है हर क्वेश्चन में, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, और जो ये नेगेटिव बैलेंस है ना, इनके लिए वर्ड कई बार ओवरड्राफ्ट भी यूज हो जाता है, ओवरड्राफ्ट, जहां नेगेटिव बैलेंस है ना यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की जगह ओवरड्राफ्ट भी यूज कर लेते हैं, तो ओवरड्राफ्ट देखते ही तो समझ जाना है, दिमाग ही नहीं लगाना, ओवरड्राफ्ट लिखा है इट मींस नेगेटिव बैलेंस। तो क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होता है, मैंने नेगेटिव वाले में स्लैश करके यहाँ पर क्रेडिट की जगह साथ में ओवरड्राफ्ट लिख दिया, इधर डेबिट के साथ में भी ओवरड्राफ्ट लिख दिया। तो ये चार बातें तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एवरी क्वेश्चन में ये चीज यूज होने वाली। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। बस फर्स्ट क्लास इसकी अच्छे से समझ लेना, तुम्हें मेरी आज की क्लास समझ में आ गई ना, तो तुम्हें ये समझ लेना तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया, एक ही क्लास है इसमें काम की, बाकी तो डेली बस रिपीट होना है सब कुछ जो मैं आज बताने वाली हूँ, बाकी जितनी भी इसमें क्लास लगने वाली है सब में रिपीटिशन है और कुछ नहीं, बस इसलिए आज की क्लास अच्छे से समझ लेना, वो ही सबसे ज्यादा काम है, कंसेप्ट तो आज ही कवर हो जाएगा, बस बाकी तो क्वेश्चन ही बचेंगे करने के लिए। ठीक है, चले आगे। अब देखो इसमें करना क्या होता है हमें, यहाँ पर ना मैं बात कर रही थी पासबुक की एंड कैश बुक की, पासबुक एंड कैश बुक, मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ उसकी हेल्प से तुम्हें कुछ समझाती हूँ। मान लेते हैं हमें बताया हुआ है कि हमारी पासबुक में हमें बैलेंस गिवन है 10,000 रुपीज, पासबुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है हमारा बैंक में 10,000, और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस है 5,000।
या फिर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कोई और फिगर, फिर डिफरेंस भी 5 बन जाएगा, 6000। ठीक है, पासबुक हमारी दिखा रही है बैंक बैलेंस 10,000, और जब हमने अपनी कैश बुक चेक की तो उसमें हमारा बैंक का बैलेंस आ रहा है 6,000, जबकि मेरा सेम अकाउंट है तो सेम बैलेंस आना चाहिए। भाई जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो भी तो वही मेंटेन कर रहे हैं ना जो बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है, और बैंक वाली बुक में भी वही सारी चीजें हैं जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस आया क्यों? तो इसके ना कुछ रीजंस होते हैं, उसमें से मैं कुछ रीजन लिखने वाली हूँ, डिफरेंस के रीजन। ये जो हमारा 4,000 का डिफरेंस है ना, ये जो 4,000 का डिफरेंस है, इसके रीजंस क्या है, इसके कुछ रीजंस होते हैं। तो उनमें से मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ कि उनके क्या रीजन। फर्स्ट रीजन में यहाँ पर लिखूं, अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है चेक इश्यूड, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, चेक इश्यूड बट नॉट deposited but not presented for payment। ऐसा कुछ तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रुपीज मान लेते हैं 2,000 के चेक ऐसे थे जो कि इश्यू हो गए थे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब है? अब देखो इस लाइन का मतलब प्लीज ध्यान से समझना, मोस्टली क्वेश्चन में तुम्हें ये ट्रांजेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। चेक इश्यूड, इश्यू करने का मतलब होता है हमने किसी को चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हम मान लेते हैं तुमने मुझे चेक दे दिया, तुमने मुझे चेक इश्यू कर दिया, ठीक है। अब तुमने तो चेक इश्यू कर दिया, तुम एक बात बताओ, अगर तुम अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो जिस दिन तुमने चेक इश्यू किया तुमने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, माइनस मतलब क्रेडिट कर दिया होगा, समझ रहे हो? जब तुमने किसी को चेक से पेमेंट किया तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास से पैसे चले गए ना, क्लियर है? यस और नो? अगर तुम किसी को चेक से पेमेंट करते हो तो तुम क्या मानकर चलते हो? मान लिया तुमने 2,000 का चेक दिया तो तुम क्या एज्यूम करके चलोगे कि मेरे पास से तो 2,000 रुपीज गए, तो तुम क्या करते हो अपनी कैश बुक में उसी दिन माइनस कर देते हो जिस दिन वो चेक इश्यू किया होता है। लेकिन पासबुक में वो कब माइनस होता है? पासबुक में एक्चुअल में वो कब माइनस होता है? मान लेते हैं वो चेक तुमने मुझे दिया, अब वो चेक मान लेते हैं मेरी अलमीरा में ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो वो चेक सिर्फ एक पेपर पे ही तो रह गया ना, वो एक पेपर ही तो रह गया। तुम्हारे अकाउंट से पैसे कब डिडक्ट होंगे? जब मैं उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करके आऊंगी, जब भी तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे माइनस होंगे ना। और वो चेक अगर मेरे पास ही रखा रहेगा, मैं उसको अलमीरा में उठा के रख दूंगी, तो तुम्हारे बैंक से पैसे माइनस थोड़ी ना हो जाएंगे, समझ रहे हो? मतलब तुमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया बट वो पासबुक में से माइनस नहीं हो पाया, क्योंकि पासबुक में से कब माइनस होता है? जब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो जाती है, क्लियर है? जबकि हम कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे ही हमने चेक इशू किया हम तुरंत अपनी कैश बुक में से उसी दिन उसको माइनस कर देते हैं, एज्यूम करके कि हमने तो माइनस कर दिया, मतलब हमारे पास से तो पैसा चला गया। तो इसका देखो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट आता है, कैश बुक में से माइनस हो गया बट पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। तो देखो इन क्वेश्चंस में ना एक चीज करनी होती है, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब दोनों में से ना, जैसे मैंने तो तुम्हें एग्जांपल में दोनों के बैलेंस बता दिए, बट क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें दोनों में से कोई एक बैलेंस गिवन होगा और तुम्हें वो बैलेंस दूसरे बैलेंस से मैच करना होगा, रिकंसाइल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, मान लेते हैं मुझे क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक, मान लेते हैं मेरे क्वेश्चन में हमें बैलेंस गिवन था, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर मुझे क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था 6,000, तो मैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करूंगी? मुझे या तो उस ट्रांजेक्शन को प्लस करना होता है या फिर उसको माइनस करना होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है ना, तो मुझे प्लस और माइनस पासबुक के अकॉर्डिंग करना होगा। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत जरूरी है जो मैं बता रही हूँ। अगर मुझे बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक तो मुझे सब कुछ पासबुक के अकॉर्डिंग करना होगा, तभी तो मेरा पासबुक से रिकंसाइल करेगा।
और अगर मुझे क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा एज पर पासबुक, तो मुझे सब कुछ कैश बुक की तरह करना होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, इस पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है। अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है तो सब कुछ वैसा करो जैसा पासबुक में हुआ है, और अगर पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है तो सब कुछ वैसा करो जैसा कि कैश बुक में हुआ है। अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की बात करूं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो देखो हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया होगा, बट पासबुक में से वो कब माइनस होगा, जब वो कोई सामने वाला बंदा प्रेजेंट कर देगा पेमेंट के लिए। तो ये 2000 रुपीज तुम्हारे पासबुक में से माइनस नहीं हुए, तो मुझे इसका क्या इफेक्ट लेना है इस ट्रांजेक्शन का, मुझे इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। मुझे इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करूंगी मैं, यहाँ पर लिखूंगी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी अभी एक बात बताई, अगर मुझे बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, तो मुझे सब कुछ किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। तो मुझे इस चीज को पासबुक से मैच करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मेरा 2000 माइनस हो गया होगा, तो मेरा पासबुक के जैसा, और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे पासबुक के जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपीज प्लस करने पड़ेंगे। जब मैं ये माइनस वाले प्लस कर दूंगी तभी तो मेरा बैलेंस पासबुक से मैच करेगा ना। भाई मैंने तो माइनस कर दिए कैश बुक में से, लेकिन पासबुक में उसका कुछ नहीं हुआ था, तो पासबुक के जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। जो चीज मैंने माइनस कर दी और जिसका पासबुक में कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे उसके जैसा मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, तो मैंने ये चीज देखो किसके अकॉर्डिंग चली हूँ, पासबुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन था और मुझे उसको मैच करना है विद पासबुक। तो जैसा जैसा पासबुक में हो रखा है मुझे वैसा करना है। पासबुक के जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने कोई चीज माइनस कर दी थी और उसको मुझे पासबुक के जैसा लेकर आना है, तो मुझे उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। इस ट्रांजेक्शन में किसी को डाउट, मैंने ये क्या किया है, एक तरीके से मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हूँ। ठीक है, एक पूरा क्वेश्चन करेंगे वहां पर और अच्छे से क्लियर होगा, बट वन बाय वन करके हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिर्फ इतना है पूरे चैप्टर में कि अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है तो उसको पासबुक के अकॉर्डिंग करो, और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो उसको कैश बुक के अकॉर्डिंग चलाओ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस गिवन है 6000, और मुझे बैलेंस लेकर आना है पासबुक जैसा। तो पासबुक जैसा बैलेंस लाने के लिए मुझे सब कुछ वही करना पड़ेगा जो पासबुक में हो रखा है। अब ये 2000 हमारी कैश बुक से माइनस हो गए थे, पासबुक में कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने पासबुक जैसा लाने के लिए क्या किया, 2000 वापस से ऐड कर दिया। तो वो तुम्हें चीज समझ में कब आएगी, जब तुम्हें इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर हो। ठीक है, मैं एक और ट्रांजेक्शन लेती हूँ, ट्रांजेक्शन नंबर 2 नीचे लिख देती हूँ थोड़ा। लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड but not cleared, check deposited but not cleared ₹4000। इस लाइन का मुझे कोई मीनिंग बता सकता है, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। मैं कह रही हूँ चेक डिपॉजिटेड, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट तो कर दिए बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, इसका क्या मतलब हुआ। देखो एक बात बताओ, हम जर्नल एंट्री पास करते थे या तुमने कैश बुक भी बनाई थी, अगर कोई ऐसा चेक होता था जिसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते थे, तो तुम कैश बुक में उसको क्या करते थे, प्लस या माइनस, डेबिट साइड में लिखते थे कि क्रेडिट साइड में। अगर तुमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया है तो तुम्हारा बैंक बैलेंस उससे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। क्या डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगा, मैंने कोई, मुझे चेक मिला है और वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक इश्यू नहीं किया। डिक्रीज जब होता है जब मैं किसी को चेक से पेमेंट करूंगी, समझ रहे हो, जब मैं किसी को चेक इश्यू करूंगी जब मेरा बैंक बैलेंस माइनस होगा। बट अगर मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तुमने मुझे चेक दिया, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगा ना। समझ रहे हो ये बात, क्लियर है। चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या है कि मुझे किसी मेरे डेटर ने या किसी और पार्टी से मुझे चेक मिला था और वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मान लिया मैंने गुड्स सेल किए, मुझे पेमेंट आई चेक से, सामने वाले ने मुझे चेक दिया, तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा।
तो देखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका हमारा कैश बुक पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक में ये प्लस हो जाता है। मतलब क्या हुआ, कैश बुक में तो हम उसी दिन प्लस कर देते हैं जिस दिन हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन था बट नॉट क्लियर्ड, अभी वो क्लियर नहीं हुआ। कई बार क्या होता है बैंक में चेक प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो मान लेते हैं मैंने आज की डेट में कोई चेक डिपॉजिट किया, तो आज की डेट में अगर मैं अपना कैश बुक और पासबुक को मैच करूंगी तो मुझे एक 4000 रुपीज का डिफरेंस दिखाई देगा। ऑब्वियस है वो डिफरेंस। क्या हुआ, मैंने चेक बुक को जब बैंक में डिपॉजिट किया चेक को, तो मैंने अपनी कैश बुक में तो प्लस कर लिया, लेकिन वो पासबुक में किस दिन प्लस होगा? जब वो बैंक में वो चेक क्लियर हो जाएगा। मतलब मेरा पासबुक में मैंने बताया यहाँ पर एक्चुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है हमारे अकॉर्डिंग। जैसे ही हम चेक बैंक में पहुंचा देते हैं, हम मान लेते हैं हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल में बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होता है? जब वो चेक बैंक में क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर 4000 कब ऐड होंगे? जब ये क्लियर हो जाएंगे। बट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि क्लियर नहीं हुआ, इट मींस यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि कैश बुक में तो मैंने प्लस कर दिया 4000, बट पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ। अब कोई चीज हमने प्लस कर दी बट पासबुक में उसका कुछ नहीं हुआ था, तो पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर किसके जैसा लाना है? पासबुक जैसा लाना है। तो मुझे पासबुक के अकॉर्डिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मुझे इस ट्रांजेक्शन का क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से ये 4000 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे। क्यों माइनस किए? लॉजिक समझ में आया? क्योंकि मुझे आंसर लेकर आना है पासबुक जैसा। अब कोई चीज मैंने कैश बुक में ऐड कर दी थी, पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मुझे वापस माइनस कर देना पड़ेगा। तो तुम्हें दो, ये जो दो ट्रांजेक्शन मैंने लिखी है ना, ये तुम्हें मोस्टली क्वेश्चंस में मिलेंगी, ठीक है। और एमसीक्यू में तुम्हें क्या देंगे? इस चैप्टर से ट्रांजेक्शन ही देंगे और उसका इफेक्ट पूछेंगे कि प्लस होना है कि माइनस होना है। या फिर एमसीक्यू जो मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे थे ना, ये वाले 4 पॉइंट, इनके ऊपर तो एमसीक्यू बहुत आराम से बन जाएगा। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आराम से बन जाएगा। ये 4 पॉइंट्स भी एमसीक्यू के पॉइंट से काफी अच्छे, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो मैंने यहाँ पर तुम्हें 2 ट्रांजेक्शन समझाई है। चेक इश्यूड, अगर तुम्हें उस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर है तो तुम इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहला काम होता है हमें ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेट करना। लिखा हुआ है चेक इश्यूड, मैं दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन मोस्टली क्वेश्चन में मिलेंगी, ध्यान से सुनना। चेक इश्यूड मतलब चेक से हमने किसी को पेमेंट किया। तो होता क्या है, जब भी हम पेमेंट कर देते हैं ना, जैसे ही हम चेक इश्यू कर देते हैं तो हम अपनी कैश बुक से माइनस कर देते हैं। अब आंसर अगर मुझे पासबुक जैसा लाना है तो मैं क्या करूंगी? जो चीज मैंने माइनस कर दी मुझे उसको वापस ऐड करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। चेक डिपॉजिटेड, या फिर कई बार लिखा होता है चेक पेड इनटू बैंक। पेड से मतलब ये मत समझना तुमने किसी को पेमेंट की है, वर्ड्स पूरे ध्यान से पढ़ना। चेक पेड इनटू बैंक मतलब हमने चेक बैंक में एक तरीके से डिपॉजिट किया है, उसका मीनिंग ये होता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब हमने तो मान लिया कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ था, तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ ही नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। तो मुझे बैंक के जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पासबुक जैसा लाने के लिए जो चीज मैंने ऐड कर दी मुझे उसको वापस माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करूंगी? ये 4000 रुपीज माइनस कर दूंगी। ट्रांजेक्शन समझ में आई दोनों? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी बोल दो, तो मैं थर्ड ट्रांजेक्शन बताती हूँ। किसी को कोई डाउट? मोहित, मानसी, कृतिका, सानवी? नो मैम। देखो चलो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये दो तो बहुत ही कॉमन है, मोस्टली क्वेश्चन में मिलेंगे। कई बार हमें क्या होता है, बैंक से ना इंटरेस्ट मिलता है। अगर तुम्हारे पास इस टाइम पासबुक है तो प्लीज चेक करो, अगर उसमें 2 या 3 पेज एंट्री हो रखी है ना 2 या 3 पेज पर, तो तुम्हें एक आध पेज पर ना बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा कि इंटरेस्ट हमें मिला है। अब तुम अपनी पासबुक में चेक करना, पासबुक किसकी बात कर रही हूँ मैं? पासबुक की। अगर तुम लोग पासबुक लेकर बैठे हो अपने साथ तो तुम देखना डेबिट में सारी वो ट्रांजेक्शन है जो तुमने पेमेंट किया है,
जो तुमने किसी को पेमेंट किया है, और क्रेडिट में सारा वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जो तुम्हें किसी से पैसा मिला है। जबकि हम कैश बुक में उल्टा करते हैं, कैश बुक में जब हमारे पास पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, और अगर पैसा जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? तो अब देखो एक ट्रांजेक्शन होगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें ना इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हमारा मान लेते हैं ₹50 है, बहुत छोटी अमाउंट होती है मोस्टली इंटरेस्ट, जो सेविंग पर हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, सेविंग अकाउंट पर। ये जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, ये बैंक वाले उनकी जो कैलकुलेशंस होती है ना इंटरेस्ट देने की, हम मान लेते हैं मेरे बैंक में कुछ पैसा है, ठीक है, कुछ पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है, तो बैंक वाले हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहते हैं, ठीक है। क्वार्टरली देता है, कोई बैंक हाफ ईयरली देता है, वो उनकी पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना, इसको हम लोग नहीं करते, मतलब हमें नहीं पता होता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमें इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, जब हम अपनी पासबुक चेक करते हैं तो हमें वहां पर दिखता है कि अरे हमें तो ₹50 का इंटरेस्ट भी मिला है। क्लियर है? यानी कि ये इंटरेस्ट हमें पहले से पता नहीं होता है। ये इंटरेस्ट हमें कब पता चलता है, जब हम देखते हैं कि हमें तो ₹50 का इंटरेस्ट भी मिला है। कहाँ से पता चलता है हमें? अपनी पासबुक को देखकर। इट मीन्स मुझे क्या पता चलेगा जब ये इंटरेस्ट रिसीव होगा, या मुझे कहाँ से पता चला होगा कि मेरी पासबुक में जब मैंने देखा कि ₹50 ऐड हैं, तो तब हम उसके बाद कैश बुक में अपनी पासबुक को देखकर ना, जब हम अपनी कैश बुक में ऐड करते हैं। समझ में आई बात? यानी कि जब मैंने देखा कि बैंक में मुझे ₹50 मिल गए, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे देखो पासबुक के अकॉर्डिंग लाना है आंसर। पासबुक में तो ये ₹50 प्लस होंगे, लेकिन मैंने कैश बुक में नहीं किए होंगे। अब मैंने क्या बोला था कि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। अब कोई चीज है, कोई ट्रांजेक्शन थी ₹50 की, जिसका मैंने कैश बुक में कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो पासबुक में ₹50 प्लस में था, तो मुझे आंसर पासबुक जैसा लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने कैश बुक में कुछ किया ही नहीं था और मुझे पासबुक से मैच करना है, तो मैं भी इसको क्या कर दूंगी, इंटरेस्ट को ₹50 प्लस कर दूंगी। मैं भी तो प्लस करूंगी ना, जब भी तो मेरे पासबुक से मैच करेगा। इस बार मैंने कैश बुक में कुछ नहीं किया था, बस एक ही लॉजिक है कि मुझे आंसर पासबुक से मैच करना है। बस अपने माइंड में ये बात सेट रखनी है, क्योंकि मुझे बैलेंस गिवन था कैश बुक का, मुझे आंसर किसके जैसा लाना है, पासबुक जैसा। पासबुक में कोई चीज प्लस हो गई और कैश बुक में हमने कुछ नहीं किया, तो पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करूंगी, मैं भी प्लस कर दूंगी। जबकि इन दोनों केस में हमने रिवर्स किया था। रिवर्स क्यों किया था? क्योंकि हमने यहाँ पर कैश बुक में कर दिया था और पासबुक में कुछ नहीं हुआ था। तो पासबुक जैसा लाने के लिए मुझे माइनस वाली चीज को प्लस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर तो इफेक्ट जीरो था ना, और यहाँ पर था माइनस में 2000। तो जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, प्लस 2000 करने पड़े थे। और ये 4000 वाली में भी यहाँ पर तो इफेक्ट जीरो था, और यहाँ पर मैंने कर दिया था प्लस 4000। तो जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, माइनस 4000 करना पड़ा। अब यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर है +50, मुझे तो इसकी जैसा लेकर आना है ना। इसकी जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +50 करना पड़ेगा। तो तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, तो रफली ये चीज लिख लेना, कैश बुक पासबुक, उसमें क्या हुआ है और उसमें क्या हुआ है, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्ट रिसीव। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बैंक चार्जेस। देखो ये बैंक चार्जेस क्या होते हैं, तुमने जर्नल एंट्री की होगी तो वहां पर भी किसी क्वेश्चन में ना बैंक चार्जेस आ जाते थे। बैंक चार्जेस पता है क्या चीज होती थी? जैसे हमें किसी ने कोई पेमेंट किया चेक से, कई बार क्या होता है चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, चेक डिसऑनर हो गया और बैंक उसके ऊपर क्या करता है, हमसे कुछ चार्जेस ले लेता है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमारी पासबुक में से ना माइनस कर देते हैं। बैंक चार्जेस का मतलब क्या है, लिखा हुआ है बैंक चार्जेस ₹20। इसका क्या इफेक्ट आया होगा, प्लीज इफेक्ट समझना। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें पासबुक देखकर ही पता चलती है, अरे ऐसा भी कुछ हुआ है। और कुछ ना छोटे छोटे चार्जेस भी होते हैं जो बैंक हमसे एवरी ईयर लेता है। जैसे कि हमने अगर एटीएम बनवाया हुआ है, हमने उसमें नेट बैंकिंग की फैसिलिटी ली हुई है बैंक से, या कोई और एक्स्ट्रा फैसिलिटी ली हुई है, तो बैंक हमसे कुछ कुछ चार्जेस लेता है, ईयरली या क्वार्टरली या मंथली, जैसे भी होगा। उसका मंथली नहीं होता मोस्टली, वो ईयरली होता है। तो बैंक हमसे ना चार्जेस लेता है। तो मान लेते हैं जो भी ये बैंक चार्जेस होते हैं ना, तो इनका क्या इफेक्ट आता है, ये ना हमारी पासबुक में से माइनस होते हैं।
ये क्या होते हैं, हमारी पासबुक में से माइनस होते हैं। और हमें कब पता चलता है, जब हमने अपनी पासबुक देखी। तो यहाँ से तो 20 माइनस से, यहाँ 0 था, तो मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ से 20 माइनस है, तो मुझे भी माइनस करने पड़ेंगे। तो बैंक चार्जेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे हो? तो अगर मुझे क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन है कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था और मुझे ये 4 ट्रांजेक्शन गिवन थी, तो मैंने उन चारों ट्रांजेक्शन को जिसको प्लस करना था प्लस कर दिया, जिसको माइनस करना था माइनस कर दिया। अब जो मेरा यहाँ पर टोटल आएगा ना ये करके, जिसको प्लस करना था वो मैं 6000 में प्लस कर दूंगी, जो मेरी माइनस वाली है उनको मैं 6000 में से माइनस कर दूंगी। तो जो टोटल नेट बैलेंस आएगा इसको मैं यहाँ पर बोलूंगी बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। तुम देखना अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंस गिवन होंगे ना, कैश बुक वाला भी पासबुक वाला भी, तो तुम कोई एक बैलेंस लेकर चलोगे और वो बैलेंस दूसरे बैलेंस से ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रांजेक्शन्स लेकर चलती हूँ, इनको मैं यहाँ पर एड लेस करती हूँ, तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी ये वैल्यू मेरी क्या होगी, बैलेंस एज पर पासबुक होगी। एज पर पासबुक क्यों होगी, क्योंकि मैंने सब कुछ वही तो किया है जैसा जैसा पासबुक में हुआ था, इसलिए ये टोटल करके हमारा जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। सब किसी को इन 4 ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अभी ये रिपीट होंगी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम मतलब कंसेप्ट बस इतना ही है, ये समझ लो मैंने पूरे चैप्टर का तुम्हें आज कंसेप्ट बता दिया, बस इतनी देर का ही कंसेप्ट था ये। बस ये कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारे सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर तुमने इस चैप्टर में कोई भी चीज याद करने की कोशिश की तो मेरे से तुम लिखवा के ले लेना, तुम ये चैप्टर में बस तुक्के ही लगाओगे और कुछ नहीं करोगे। तुक्के से तुमने प्लस, क्योंकि दो ही चीजें, या तो प्लस होना है या माइनस होना है, तुमने तुक्के से प्लस बोल दिया और वो बाय चांस प्लस था तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लेना, मतलब तुम्हारी उसमें मर्जी है। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ के चलना, कंसेप्ट आज समझ में आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा आराम से कर पाओगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको रटने की कोशिश ना करो, प्लीज समझ के ही करना, बहुत काम आएगा प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो देखो मैं ना एक क्वेश्चन लेती हूँ और तुम्हें ना पहले फॉर्मेट बताती हूँ बैंक रिकंसिलिएशन। ये तो मैंने क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर दिया, एक 4 ट्रांजेक्शन लेके ही क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, लेकिन मैं फॉर्मेट बताती हूँ इसका फॉर्मेट कैसा होता है। हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है ना, ये किसी पर्टिकुलर डेट पर बनता है, कई बार ईयर एंड पर, कभी मंथ एंड पर, कभी वीकेंड पर भी हो सकता है। जिस कंपनी में हो सकता है कि जिस बिजनेस में बैंक की बहुत ज्यादा ही ट्रांजेक्शन होती है डेली डेली बेसिस पर, वहां पर वीकली भी बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये डिपेंड करेगा हमारा ईयर एंड पर है, मंथ एंड पर है, क्वार्टरली है या क्या है, हम देखेंगे क्वार्टर एंड है या क्या है। तो हमें क्वेश्चन में ना डेट गिवन होती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, मान लेते हैं हमें डेट गिवन थी 31 मार्च 2021, मतलब हम मंथ ईयर की लास्ट डेट पर बना रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बैंक इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, ये प्रॉपर लिखना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। हमारे इसमें कॉलम होंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और एक हमारा होगा पॉजिटिव बैलेंस, एक हमारा होगा कॉलम नेगेटिव बैलेंस। इसके 2 तरीके के फॉर्मेट होते हैं, किसी स्कूल में पता नहीं किस किस के स्कूल में ये वाला फॉर्मेट बनवाया, मुझे एक बार बताओ अगर तुम लोगों को ध्यान है। आई थिंक तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर हो ही गया होगा क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम से स्टार्ट हो गए हैं, वो चैप्टर तो सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो किस किस के स्कूल में ये वाला फॉर्मेट है और किस किस के स्कूल में एक फॉर्मेट क्या होता है, ये वाला कॉलम हमारा डिटेल्स का हो जाता है और ये वाला कॉलम हमारा सिंपल अमाउंट का हो जाता है। वैसे ये वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत कम लोग बनवाते हैं, नॉर्मली इसमें एक में पॉजिटिव बैलेंस होता है और एक में नेगेटिव बैलेंस होता है। बैलेंस ना लिखकर मुझे यहाँ पर अमाउंट वर्ड यूज करना चाहिए, पॉजिटिव अमाउंट एंड नेगेटिव अमाउंट। अमाउंट है यहाँ पॉजिटिव और
ये वाला अमाउंट है हमारा नेगेटिव। जो प्लस में होगा तो जो चीज हमें प्लस करनी होगी, अब पॉजिटिव नेगेटिव से तुम्हें देखकर ही समझ आ गया होगा, जो प्लस करना होगा वो पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख दोगे, जो चीज हमें माइनस करनी होगी वो चीज हमें नेगेटिव वाले कॉलम में लिखनी है। और 4 बातें ये थी हमारी जो हमें ध्यान रखनी थी। 4 बातें हमारी ये थी ध्यान रखने की कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था तो पॉजिटिव बैलेंस था, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक था तो भी पॉजिटिव बैलेंस था, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये हमारे होते हैं नेगेटिव बैलेंस। तो अगर ये दिए होंगे तो माइनस वाले कॉलम में लिखना है, और ये दिया हुआ होगा तो प्लस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मेट। तो ये हमारा फॉर्मेट है। मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, प्लीज कोई भी ना मुझे बस आज फर्स्ट पेज ही सेंड कर दो, एक ही पेज सेंड कर दो क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ही हो पाएंगे। सानवी तुम ही कर दो, एक पेज सेंड कर दो बस। सानवी, हेलो सानवी, एम आई ऑडिबल? सानवी या मानसवी दोनों में से कोई भी कर दो। सानवी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मानसवी अगर तुम्हें आवाज आ रही है क्लियर तो तुम कर दो। मानसवी, यस मैम कर रही हूँ। कर दो। अभी फिलहाल एक पेज कर दो प्लीज, क्लास के बाद ना पूरा चैप्टर कर देना, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर दोगे वो भी चलेगा। और मैं इस क्लास को YouTube पे अपलोड करूंगी, तो अगर किसी को नीड होगी, फर्स्ट क्लास कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्लीज वहां से दोबारा देख लेना। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, इसे मेरा ऑर्डर समझ लो, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आई होगी, फर्स्ट क्लास समझ में आई है तो पूरा चैप्टर समझ में आया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं हर एक क्लास में बस यही बातें बताऊंगी जो मैंने आज बताई है, कुछ नया नहीं है। बस वो कोई कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, उनको हमें इंटरप्रेट करना है, बस अब नया बस इतना होगा और कुछ नहीं। चलो देखो, हम ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो सबसे ऊपर जो हेडिंग है वो क्या दी हुई है। हेडिंग मतलब इन्होंने क्या किया है, ये जो मैंने 4 बातें तुम्हें बताई थी ना, 4 टाइप के क्वेश्चन बना दिए, मतलब एक है 4 ये हेडिंग बना दी, जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डेबिट बैलेंस के हैं, फिर क्रेडिट बैलेंस के हैं, फिर ऐसे ही पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इन्होंने क्वेश्चन, लेकिन करने का तरीका वही है। बस कंसेप्ट क्या था, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है तो हमें पासबुक जैसा चलना है, और अगर पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन है तो हमें कैश बुक जैसा चलना है, क्योंकि हमें बैलेंस दूसरे वाला लेकर आना होता है। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है। तो डेबिट और क्रेडिट से हमें मतलब नहीं होता, डेबिट या क्रेडिट से हमारे करने के तरीके में चेंज नहीं आता। बस चेंज कितना आता है डेबिट और क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग गिवन है तो इट मींस प्लस वाला बैलेंस है, उसको पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख दोगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो उसको नेगेटिव वाले कॉलम में लिख दोगे। बस वहां पर प्लस और माइनस से फर्क पड़ता है डेबिट और क्रेडिट से। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखती हूँ तो लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें 4 ट्रांजेक्शन दी हुई है, 4 में से फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी देखो क्या है। अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो प्लीज आंसर करना, क्लास में प्रेजेंट रहना, मैं बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे आंसर देना।
लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं इसको प्लस वाले कॉलम में लिखूं कि माइनस वाले कॉलम में? इसका क्या मतलब है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का? इसको प्लस में लिखूं या माइनस में? प्लस। प्लस में। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। तो मैंने उसको क्या कर दिया, प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है सेकंड ट्रांजेक्शन, हमें मतलब ये बैलेंस भी ना ट्रांजेक्शन बनाकर दे दी। वैसे मोस्टली बैलेंस ना क्वेश्चन की हेडिंग में गिवन होता है, बट कोई नहीं। सेकंड पॉइंट देखो लिखा हुआ है, वही पॉइंट्स है जो मैंने अभी तुम्हें बताए थे। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो प्लीज मुझे इनका आंसर तुम लोग करना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसको करने का मैं तरीका बता देती हूँ, कैसे तुम्हें सोचना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। तुम किसी भी क्वेश्चन में ना अलग से रफली लिख लेना, एक साइड कैश बुक लिख लेना और एक साइड लिख लेना पासबुक, उसमें लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो अगर मेरी ये ट्रांजेक्शन थी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसका क्या इफेक्ट आया होगा कैश बुक में या पासबुक? खुद से सोचो। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ, मतलब जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करते हैं, मैंने क्या बताया था, हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है बट नॉट क्लियर्ड। अब वो क्लियर ही नहीं हुआ तो पासबुक में थोड़ी ना प्लस हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर इसका, यहाँ पर तो मैंने कर दिए प्लस 1000 रुपीज हमें दिए हुए, कैश बुक में तो प्लस 1000 हो गए, पासबुक में वो जीरो ही है। इस ट्रांजेक्शन में ये पासबुक में ये वैल्यू मेरी जीरो ही है, क्योंकि पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस में लिखूंगी कि माइनस में, कि पासबुक जैसा आंसर आ जाए? बोलो, प्लस में लिखना चाहिए या माइनस में लिखना चाहिए? बोलो भाई, मैंने लिख के भी दे दिया कि कैश बुक में ये चीज प्लस हुई है। प्लस क्यों हुई है? क्योंकि लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। डिपॉजिट होते ही हम अपनी कैश बुक में तो ऐड कर देते हैं कि हमने अपना बैंक में चेक जमा कर दिया, तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। लेकिन पासबुक में वो इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं हुआ था। मुझे पासबुक जैसा आंसर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई चीज मैंने कैश बुक में ऐड कर दी, मुझे उसको पासबुक जैसा लेकर आना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस वाले कॉलम में लिखने पड़ेंगे 1000, मतलब 1000 मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो मेरा पासबुक जैसा आंसर आएगा। अगर मैंने कोई चीज प्लस 1000 कर दी, मुझे उसको जीरो लेकर आना है उसका इफेक्ट, तो मैं क्या करूंगी? उसको माइनस कर दूंगी। अगर मैं माइनस 1000 कर दूंगी तो नेट मेरा जीरो ही तो हो गया, तो मुझे मैंने क्या कर दिया? माइनस करके पासबुक जैसा ले। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? कैमरा तो तुमसे ऑन होता नहीं है किसी से भी, मुझे पता ही नहीं है क्लास में बैठे हो या कहीं और। यस नो भी नहीं बोलते ना, हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये है। डाउट आता है तो पूछ भी नहीं रहे हो। अगर डाउट है, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है कुछ, एक बात तो गया तो समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट। इसका क्या मतलब था? चेक इशू करने का मतलब क्या होता है? हमने किसी को चेक से पेमेंट किया है, मतलब कंपनी का चेक इशू है, मतलब हमने किसी को चेक से पेमेंट किया है। यानी कि ये जो अमाउंट था 1500, हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा। कैश बुक में से हमने इसको क्या कर दिया होगा? माइनस कर दिया होगा। जैसे हम चेक इशू करते हैं तो हम उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन उसमें बताया हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब सामने वाले बंदे ने उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने अपने घर पर ही रखा हुआ है। तो हमारा पासबुक में से कब माइनस होगा? जब वो सामने वाला बंदा उसको बैंक में ले जाकर अपने डिपॉजिट करेगा, जब तो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा ना। तो यहाँ पर इफेक्ट जीरो है। मुझे इसके जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, प्लस करूंगी या माइनस? प्लस। प्लस कर दूंगी, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? 1500 प्लस वाले कॉलम में लिख दूंगी। ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद हमें फोर्थ हमें दी हुई है क्या? बैंक इंटरेस्ट। तो मैंने ये भी अभी बताया था तुम्हें कि इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस ये चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पासबुक से देखकर पता चलती है। तो हमें बैंक में इंटरेस्ट मिला था 200 रुपए का, तो इसका इफेक्ट क्या होता है
कि 200 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला है ना, बैंक इंटरेस्ट से समझ जाना कि इंटरेस्ट हमें मिला है, क्योंकि हमारा बैंक में बैलेंस होगा तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक है, तो 200 रुपए यहाँ पर क्या होंगे, प्लस हो गए होंगे। यहाँ पर तो 200 रुपए प्लस है, इस बार यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इसके जैसा लेकर आना है। इसके जैसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट को मुझे 200 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, प्लस की माइनस, प्लस प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पासबुक के जैसा आंसर लाना है। अब देखो लास्ट में तुम्हें क्या करना होगा, प्लस वाले कॉलम को अलग टोटल कर लेना, माइनस वाले कॉलम को अलग टोटल कर लेना, तो दोनों का टोटल देखो कितना है। और हमें ना जैसे तुम बैलेंसिंग करते थे ना लेजर में, ऐसे बैलेंसिंग करनी है। देखो प्लस वाले कॉलम का टोटल देखो कितना है, 15,000, 1500 और 200, तो 15 ये हो जाएगा 16,700। अगर मैं दोनों का टोटल करती हूँ, मतलब इस लाइन का टोटल करती हूँ, जो टोटल मेरा ज्यादा होगा वही टोटल तुम्हें दूसरे वाले में लिखना होगा, जैसे तुम लेजर की बैलेंसिंग करते थे ना ऐसे। अब ये 16,700 में से 1,000 माइनस कर दोगी तो तुम्हारे आ जाएंगे 15,700, ये तुम्हारा आया बैलेंस। तो इसको तुम यहाँ पर लिखोगी बैलेंस एज पर पासबुक। ये तुम्हारा आंसर क्या आया है, ये जो मैंने इसको अलग कलर से लिखना चाहिए था, ये जो मैंने 15,700 बैलेंस निकाला है, ये बैलेंस आया है, बैलेंसिंग फिगर है ये। टोटल देखा मैंने, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वही टोटल दूसरे कॉलम में लिख देना, और उसमें से वाली साइड का माइनस कर देना। अब इधर से 1,000 था तो इसमें से इसको माइनस किया, ये बैलेंस आया 15,700। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस एज पर, क्या बोलूंगी मैं इसको, बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो अगर मुझे इसमें बताना होगा ये बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, तो पॉजिटिव बैलेंस है ना, मतलब प्लस वाली साइड का टोटल ज्यादा है ना, तो ये बैलेंस मेरा क्या होगा, इसको मैं पॉजिटिव बैलेंस ही बोलूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसको मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना। वो चार बातें प्लीज ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में मैं वो चारों बातें तुमसे पूछने वाली हूँ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। लॉजिकली समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। बैंक में हमारा प्लस में है बैलेंस, तो बैंक वालों के ऊपर लाइबिलिटी है, इसलिए उसमें हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और हमारे अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, मतलब हमारा माइनस में बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर जो आया है, इसको मैं बोलूंगी बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है। देखो बस इतना ही कंसेप्ट है, ज्यादा इससे कुछ और कंसेप्ट नहीं है, बस इतना ही है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तुम लोग इस क्वेश्चन को नोट कर रहे हो क्या कहीं? अगर नोट हो गया है तो मैं नेक्स्ट बता देती हूँ। नोट कर लिया है? यस मैम। अब देखो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, चलो अभी स्टार्टिंग के हम कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे दिया हुआ है, पॉइंट्स पे ना देकर ना पैराग्राफ बना दिया। तो देखो फॉर्मेट तो हमारा वही है, BRS, मैं इसको शॉर्ट में BRS लिख दिया करूंगी, BRS एज ऑन। क्वेश्चन में अगर डेट गिवन है तो मुझे डेट लिखनी होती है, नहीं गिवन है तो मत लिखो। ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव अमाउंट एंड नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, प्लस वाला और माइनस वाला। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो सब लोग देखना, रमेश हैज हिज अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। रमेश का एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, मतलब हम रमेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। रमेश की अगर हम कैश बुक की बात करते हैं तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। हमें डेट गिवन है 31 मार्च 2021।
was rupees 72,950. इट मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। किसी को ये लाइन समझने में दिक्कत आई कुछ? बैलेंस एज पर कैश बुक हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है? 72,950, ठीक है, ये हमें गिवन था। आगे देखो क्या दिया हुआ है, he sent checks for rupees 90,075 to his bank for collection but check amounted to इतना were not collected by that date। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का दे दिया भाई अभी, चलो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा हुआ है he sent checks of rupees इतना for his bank for collection। पहले मैं रफली नीचे लिख लेती हूँ, कैश बुक एंड पासबुक दोनों में क्या हुआ है, प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना। और हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लेंगे। किसी को अगर क्लास लीव करनी होगी तो ये लास्ट वाला टॉपिक यूट्यूब से कर लेना प्लीज, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ना कंप्लीट ही कर देती हूँ, 2-3 ट्रांजेक्शन है बस। लिखा हुआ है he sent check for rupees 90,075 to his bank for collection। उसने अपने इतने 90,000 के चेक बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए, मतलब उसने बैंक में डिपॉजिट किए थे एक तरीके से। बट चेक्स अमाउंटेड टू रुपीज इतना वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डे, मतलब यहाँ पर तो मैंने 90,075 प्लस कर दिए होंगे। जैसे हमने चेक बैंक में सेंड किए, चेक सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या है, देखो उसी लाइन को चेंज करके दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक, चेक सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक, एक ही बात है, ठीक है। हमने अपनी कैश बुक में पूरा प्लस कर दिया होगा, लेकिन आगे लिखा हुआ है बट checks of rupees 43,769 were not collected by the bank। यानी कि इस 90 में से इतने के चेक कलेक्ट नहीं हुए थे, इसका मतलब जो बाकी के चेक होंगे वो भी बैंक में प्लस हो गए होंगे। ये बोल रहा है कि इतने चेक कलेक्ट नहीं हुए, नॉट कलेक्टेड मतलब नॉट क्लियर्ड एक तरीके से। 90 वाले में से सिर्फ 43 वाले क्लियर नहीं हुए, और इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के क्लियर हो गए होंगे, बाकी के बैंक ने कलेक्ट कर लिए होंगे। तो इससे देखो क्या इफेक्ट आया होगा, हमने तो पूरा 90,000 प्लस कर दिया होगा। प्लीज ध्यान से समझना, बोला हुआ है कि इसमें से 43 वाले क्लियर नहीं हुए। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करके एक फिगर कैलकुलेट करूं, मान लेते हैं मैंने 10 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए और मुझसे बोला कि 6 रुपए के चेक बैंक में क्लियर नहीं हुए, इसका मतलब 4 रुपए वाले क्लियर हो गए होंगे, बैंक में 4 रुपए प्लस हो गए होंगे, इसका मतलब यही तो होता है। सेम चीज यहाँ पर बोली है, 90,000 के चेक हमने बैंक में भेजे थे, उसमें से 43,000 वाले क्लियर नहीं हुए थे, इसका मतलब बाकी के क्लियर हो गए होंगे। तो मैं बाकी की अमाउंट कैलकुलेट कर लेती हूँ। 15 में से 9 गया कितना जाएगा, 6, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 7 गया 2, बड़ी अजीब सी फिगर दे दी। और ये भी हमारा कितना रहेगा, 9 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 46,206 के चेक क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो मेरे प्लस हो गए होंगे, सिर्फ प्लस कौन सी वाली अमाउंट नहीं हुई होगी, ये वाली अमाउंट का मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं, अगर मैं इसके भी दो पार्ट्स कर लूं, 46,206 एंड 43,769, तो ये मैंने तो यहाँ पर दोनों अमाउंट प्लस कर दी, पूरा 90,000 प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज प्लस हुई है। तो डिफरेंस कौन सी अमाउंट का होगा, इस वाली अमाउंट का। जो चेक कलेक्ट नहीं हुए, डिफरेंस कितनी वैल्यू का होगा, इस वाली वैल्यू का, जो चेक कलेक्ट नहीं हुए, यानी कि ये वाली वैल्यू का कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस वाली ट्रांजेक्शन पर। ये यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन यहाँ इसका इफेक्ट है 0 इस वाली वैल्यू का। मैं सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रही हूँ, टोटल की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये वाली वैल्यू को मुझे पासबुक जैसा लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 43,769 यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पर माइनस में लिख देती हूँ वैल्यू। तो मेरी यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या थी, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, यहाँ पर ना समरी से लिखनी होती है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन वो अभी कलेक्ट नहीं हुए। हमने तो इतने के चेक भी भेज दिए थे बैंक में, लेकिन ये वाले चेक कलेक्ट नहीं हुए थे। तो मुझे पासबुक जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि देखो मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस गिवन था, तो मुझे आंसर पासबुक जैसा लाना है, तो हमने क्या करा, हमने उस वैल्यू को माइनस कर दिया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, देखो 2 ही ट्रांजेक्शन है बस इसमें। आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ द चेक्स इश्यूड, वर्ड्स देखना क्या लिखे हुए हैं, आउट ऑफ द चेक इश्यूड बाय हिम इन पेमेंट फॉर हिज डेट्स। हमने कुछ चेक इशू किए थे, चेक्स फॉर ₹29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड। कुछ चेक हमने इशू किए थे, हमें वो वैल्यू तो नहीं दी हुई, बस वो वैल्यू दी हुई है जो कि चेक हमारे प्रेजेंट नहीं हुए। कितनी वैल्यू के चेक थे? 29,344। देखो जब भी हम कैश चेक किसी को इशू करते हैं, हम अपनी कैश बुक में से माइनस कर देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, इट मींस यहाँ पर इसका कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इसके जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम ट्रांजेक्शन है ये तो, 29,344 में क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर है? तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगी, 40, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसके जैसा लाने के लिए हमने माइनस किया हुआ था, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 29,344 प्लस करना पड़ेगा। बस यही 2 ट्रांजेक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, और कुछ गिवन ही नहीं है मेरे ख्याल से। और कोई लाइन गिवन है? बस लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब तुम क्या करोगे, दोनों कॉलम में देखना कौन से कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो हमारा ऑब्वियसली प्लस वाले का ही ज्यादा होगा, वही टोटल यहाँ पर लिखना। यहाँ पर तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा, उस बैलेंस को तुम क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, जो भी बैलेंस है। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे इसको? प्लीज टाइम मिले तो आगे के क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। और मुझे ना एक बात और बोलनी है, मैंने तुम्हें आई थिंक 1 या 2 वीक पहले भी बताया था, मेरा इस वीक में ना मेरी फैमिली में फंक्शन है, इवन आज भी फंक्शन था, पर वो डे का था, तो मैं क्लास इजीली ले पाई हूँ। तो मैं तुम्हारी इस वीक में ना क्लासेस नहीं ले पाऊंगी, वेडनेसडे फ्राइडे वाली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कल भी एक क्लास रख लूँ, क्योंकि कल भी मेरा घर में जो फंक्शन है वो डे का ही है, तो मैं इवनिंग में क्लास इजीली ले सकती हूँ। तो ये ट्यूसडे मतलब कल को हम क्लास रख लेंगे, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कल की क्लास में? मे बी कल की क्लास अगर मैं 4:30 कर लूँ तो किसी को कोई इश्यू है, या 4 भी मैं रख सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, बस मैं इसलिए चाह रही थी। किसी की 4:30 वाले टाइम में कोई क्लास तो नहीं है ना, 4:30 to 5:30 कल? मैं कल की बात कर रही हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। नहीं मैम। नो मैम। तो मैं कल 4:30 क्लास रख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, तो मैं देखो मैं अभी बता रही हूँ, मैं बाकी के डेज में मतलब वेडनेसडे से फ्राइडे तो मैं फुल मतलब बिजी हूँ, मैं वेडनेसडे से फ्राइडे क्लास नहीं ले सकती। मैं नेक्स्ट क्लास ना फिर ट्राई करूंगी कि मैं संडे ले लूँ, अगर तुम लोग अवेलेबल हो तो मैं अपनी इस वीक की क्लास पूरी ले लूंगी, बट डेज हमारे अलग हो जाएंगे। आज मंडे था, मंडे हो गई क्लास, एक क्लास में कल ले लूंगी, फिर एक क्लास में संडे रख सकती हूँ, क्योंकि सैटरडे तक कोई टाइम नहीं होगा। फ्राइडे तो शादी मतलब मैरिज का फंक्शन है एक्चुअली मेरे घर में, तो वो घर का ही है, तो मैं इसलिए टाइम नहीं निकाल सकती, किसी दूसरे का नहीं। ठीक है, तो एक क्लास में यहाँ पर रख लूंगी, और कल की क्लास में हमारे आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तुम लोग भी ट्राई करना, जो कंसेप्ट था बस इतना ही है, इसी बेस पर पूरा चैप्टर है, बस अब हमें क्वेश्चंस ही करने हैं और कुछ नहीं। तो कल की क्लास में मैं 2 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लूंगी। इसके बाद मैक्सिमम हमारी अगर मेरे हिसाब से संडे वाली क्लास में ये चैप्टर हो जाना चाहिए। उसके अलावा तुम पे डिपेंड करेगा, अगर तुम एक आधी क्लास एक्स्ट्रा लगवाना चाहोगे, तुम्हें कोई डाउट्स होंगे तो लगा लेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेंगे। आई थिंक संडे, इसके बीच में किसी का संडे से पहले कोई एग्जाम तो नहीं है ना, अकाउंट्स का एग्जाम तो नहीं है किसी का संडे से पहले? मानसी और मोहित, सानवी का तो क्योंकि आई थिंक 27 को है सानवी तुम्हारा, है ना? मोहित तुम्हारे एग्जाम की डेट आ गई है, या मानसी तुम्हारे एग्जाम की डेट आ गई है? संडे से पहले किसी का अकाउंट्स का एग्जाम तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास जो भी 5 to 6 क्लासेस होंगी, या जितनी भी होंगी जिसके भी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा पीछे का देख लेंगे।
ठीक है, तो मैं कल क्लास लूंगी 4:30 to 5:30, उसके बाद पूरे वीक क्लास नहीं ले पाऊंगी, फिर मैं संडे ले पाऊंगी। ठीक है, मैं ग्रुप पे भी ये चीज अपडेट कर दूंगी कल की क्लास में। ठीक है, अभी एंड करते हैं। प्लीज रिवाइज करना, आज की क्लास में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, उसको रिवाइज करना बहुत अच्छे से। अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा क्लास देखो। ठीक है, चलो बाय बाय।